4 तारीख को बंगाल में चुनाव परिणाम आए। भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड विजय हासिल की बंगाल के चुनावों में और 15 वर्षों के बाद ममता बनर्जी के कुशासन का अंत हो गया। जो लोग बंगाल के चुनाव को देख रहे थे, चाहे बंगाल के भीतर से या बंगाल के बाहर से, उनको एक चीज बहुत स्पष्ट नजर आ रही थी कि बंगाल के चुनावों का मुद्दा ममता बनर्जी द्वारा किया जाने वाला मुस्लिम तुष्टीकरण, इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देना, जिहादी सोच और मानसिकता को बढ़ावा देना, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ावा देना, जिससे बंगाल की डेमोग्राफी लगातार प्रभावित हो रही थी। इसके अलावा सिंडिकेट, गुंडागर्दी, अपराध, महिला सुरक्षा, तमाम ऐसे मुद्दे थे। पर जो मुख्य मुद्दा था वो था ममता बनर्जी का एंटी हिंदू होना या प्रो मुस्लिम होना, आप जिस भी नजरिए से इसको देखना चाहें। सभी चुनावी पंडितों ने मोटा मोटा ये माना कि बंगाल के हिंदुओं ने ममता बनर्जी की मुस्लिम तुष्टीकरण की इस नीति के विरोध में एकत्रित होकर वोट किया और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में विजय हुई। और ये बात पुष्ट होती है कि जीत के बाद बंगाल के हर सड़क, गली, चौराहे, मोहल्ले में जय श्री राम के नारे गूंजते रहे, जय श्री राम का उद्घोष गूंजता रहा। लेकिन चुनाव बीतने के 24 घंटों के भीतर ही इस एकत्रित हिंदू विजय को कुछ और रूप देने के प्रयास किए जाने लगे। एक व्यक्ति है जिनका नाम है दिलीप मंडल, जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार में वरिष्ठ सलाहकार हैं, दलित चिंतक हैं, विचारक हैं, लेखक हैं। आदरणीय दिलीप मंडल जी पूर्व में भाजपा और श्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत ही कटु आलोचक रहे हैं। बहुत ही विभत्स आलोचनाएं उन्होंने पूर्व में की हैं। लेकिन फिर समय के साथ उनका हृदय परिवर्तन हुआ। उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ही देश के लिए सही विकल्प है और नरेंद्र मोदी ही देश के लिए सही नेता है, वो एक विजनरी लीडर है। और जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने भाजपा का, नरेंद्र मोदी जी का विरोध छोड़ दिया और उनके पक्ष में लिखने लगे। फिर वो भारत सरकार में सलाहकार भी बन गए थे, तो सरकार के विरोध में लिखना ठीक भी नहीं था। उन्होंने कुछ ट्वीट किए भारतीय जनता पार्टी की बंगाल विजय के बाद, और ट्वीट में उन्होंने मोटा मोटा दावा यह किया कि जहां जहां एससी एसटी की सुरक्षित सीटें थी या जहां एससी वोट, एसटी वोट अधिक था, वहां भारतीय जनता पार्टी जीती। फिर उन्होंने एक ट्वीट में दावा किया कि बंगाल की 70% हिंदू आबादी में से 40% लगभग एससी एसटी है, तो इसलिए इस विजय का श्रेय एससी एसटी समाज को जाता है। फिर उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने यह दावा किया कि टीएमसी का मुस्लिम वोट और भारतीय जनता पार्टी का एससी एसटी वोट स्थिर रहता है। वो ओबीसी और सामान्य वर्ग है जो पाला बदलता है और जिसके समर्थन से अब तक ममता बनर्जी जीतती आई थी और भाजपा हारती आई थी। उसने इस चुनाव में पाला बदला, ओबीसी और सामान्य वोट ने, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई। अब इस शानदार विजय को जब पूरा देश, बड़े बड़े चुनावी पंडित हिंदुओं की विजय के रूप में देख रहे हैं, तो दिलीप मंडल इसे एससी एसटी की नजर से क्यों देख रहे हैं? अगर ये आंकड़े ही उनके दावे की नींव है, तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी ऐसी सीटें भी जीती हैं जहां 30% या उससे अधिक मुस्लिम आबादी है। तो क्या मुसलमानों ने उन्हें जिताया है? ये ओबीसी और सामान्य वर्ग के जो कार्यकर्ता, समर्थक, वोटर भारतीय जनता पार्टी के बंगाल में हैं, उनके मनोबल को तोड़ने का प्रयास है। उनके योगदान, उनके त्याग और उनके समर्थन को कमतर करके दिखाने का प्रयास है, जबकि ऐसा नहीं है।
लगभग 65 से 70% हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, और इसमें सभी वर्ग के लोग हैं, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल है, सभी है। लेकिन इस विजय को एक विशेष चश्मे से देखने का प्रयास किया जा रहा है, वो भी विजय के 24 घंटों के भीतर भीतर ही। जो लोग भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जानते हैं, वो जानते हैं कि ये पार्टी राम आंदोलन से खड़ी हुई है। राम मंदिर आंदोलन आधुनिक भारत के इतिहास का वो आंदोलन है, पहला, जिसमें हिंदुओं ने अपनी जाति, अपनी भाषा, अपने क्षेत्र, अपने पंथ से ऊपर उठकर भागीदारी की, और दशकों तक यह आंदोलन चला। आज 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का जो साम्राज्य है, वो हिंदुत्व की शक्ति और रामलला के आशीर्वाद से है। राम वो धागा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू समाज के सभी वर्गों को गूंथ कर इकट्ठा किया और हिंदुत्व की माला बनाई। पर आदरणीय दिलीप मंडल जैसे लोग उन मोतियों की भी पहचान बता रहे हैं कि ये एससी वर्ग का मोती है, एसटी वर्ग का मोती है, ये जनरल का मोती है, ये ओबीसी का मोती है। ये बात अपने आप में बहुत ही निराशाजनक, शर्मनाक और लज्जाजनक है कि भारत सरकार का एक सलाहकार भारतीय जनता पार्टी की विजय को एक वर्ग विशेष से जोड़कर दिखा रहा है, जबकि यह विजय हिंदुओं की है। जो लोग अन्य विचारधाराओं से आकर सरकार से जुड़ते हैं या भाजपा से जुड़ते हैं, उनके साथ ये समस्या रहती है कि वो जीवन भर जिस विचारधारा से जुड़े रहे, जहां वो पले बढ़े, विकसित हुए, क्या उस विचार को वो छोड़ सकते हैं? इतना आसान नहीं है कि किसी विचारधारा में आप जीवन भर रहे और साल भर या 6 महीने में आप उस विचार को भूल जाएं, अपने जीवन से निकाल बाहर करें। यह संभव नहीं है। इसलिए जो भी कोई बाहर से दूसरी विचारधारा से आकर जुड़ता है, भाजपा से या भारत सरकार से या किसी भी तरीके से इस विचारधारा से जुड़ता है, वो कहीं ना कहीं अपने विचार को लागू करने का प्रयास करता है, चीजों को अपने ढंग से करने का प्रयास करता है। और दिलीप मंडल इसका जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने आजीवन हर चीज को, भारत के समाज को एक दलित विचारक के चश्मे से देखा है, और अब भी वो हर चीज को दलित एंगल से देखने का ही प्रयास करते हैं। इसमें गलती उनकी नहीं है, क्योंकि उनकी प्रासंगिकता और पहचान ही दलित विचारक के रूप में है, तो वो तो अपना काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए लोगों के ऊपर है कि ये इस विचार को कहां तक समर्थन करते हैं, कहां तक इसको बढ़ावा देते हैं। और मेरे विचार से हिंदुओं की विजय को हिंदुओं की विजय के रूप में ही रहने देना चाहिए। हिंदू समाज को एकत्रित होकर अपने देश और अपने समाज के विकास के बारे में सोचना चाहिए, काम करना चाहिए। और जातियों की नजर से देखना हिंदू समाज को, ये तो अपने आप में बहुत ही छोटी सोच है। हमें इससे ऊपर उठना है। भारतीय जनता पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के, दीनदयाल उपाध्याय जी के, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के, लालकृष्ण आडवाणी जी के दिखाए हुए रास्ते पर आगे बढ़ेगी, या दिलीप मंडल जैसे लोगों के विचारों से प्रभावित होगी, ये तो उनके समर्थक और वोटरों के ऊपर निर्भर करता है। ये भविष्य के गर्भ में है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के रास्ते पर आगे बढ़ेगी या जातिवाद के रास्ते पर आगे बढ़ेगी। लेकिन यह भी तय है कि अब तक जितनी भी सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली है, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व और रामलला के नाम पर मिली है। यह भारतीय जनता पार्टी की मूल पहचान है। इससे विरत होकर मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को कोई बड़ा लाभ हो सकता है। तो हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, वो कहीं अपने सोच और अपने विचारों से भारतीय जनता पार्टी की मूल सोच, मूल विचारधारा को दूषित तो नहीं कर रहे हैं। हमें लोगों को जोड़ना भी है, लेकिन अपनी मूल पहचान, अपनी मूल विचारधारा को बचाकर भी चलना है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम दशकों का सफर तय कर कर यहां तक पहुंचे हैं। अब हम पीछे नहीं चल सकते, हमें आगे ही बढ़ना है। और आगे जाने का रास्ता
हिंदुत्व और सनातन से ही होकर बढ़ेगा। एक बात और जो दिलीप मंडल जी ने कही कि चूंकि दलितों के वोट से बंगाल में विजय मिली है, इसलिए कलकत्ता में अंबेडकर जी की एक बड़ी भव्य दूर से दिखने वाली मूर्ति लगनी चाहिए। मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। कलकत्ता में निश्चित रूप से अंबेडकर जी की मूर्ति लगनी चाहिए, लेकिन उससे पहले प्रभु श्री राम की एक भव्य मूर्ति जरूर कलकत्ता में ऐसी जगह लगनी चाहिए और इतनी बड़ी लगनी चाहिए कि पूरी जो सिटी है कोलकाता, उसके हर नागरिक को अपने घर की छत से वो मूर्ति दिखे। क्योंकि बंगाल में भाजपा के संघर्ष की पहचान, भाजपा के संघर्ष का नारा जय श्री राम था। जय श्री राम कहने पर लोगों को दंडित किया गया है, जय श्री राम कहने पर लोगों का बहिष्कार किया गया है, लेकिन फिर भी लोग अपने राम के साथ डटे रहे, टिके रहे, और उसी का परिणाम है कि आज ये भव्य विजय मिली है और बंगाल के कोने कोने में जय श्री राम का नारा गूंज रहा है। हमें राम से विरत होकर कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जो राम हमें अभी तक यहां तक लेकर आए हैं वो ही आगे लेकर जाएंगे। और आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप जरूर कमेंट करके बताएं। ये वीडियो अगर आपने यहां तक देखा है तो आपके बहुमूल्य समय के लिए आपका बहुत आभार, बहुत अभिनंदन, और आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं आपको प्रणाम करता हूं। जय श्री राम।